तो कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप बहुत मज़े में होंगे और आज रिलैक्स कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि खुशी की बात यह है कि कल ही आपका फिजिक्स का पेपर था और आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। और आज हम वही पेपर को डिस्कस करने के लिए आपके सामने में उपस्थित हुए हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आज के वीडियो में हम आपके सामने में फिजिक्स के जो पेपर हुए हैं उसका बिल्कुल ही एररलेस सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है क्या। और आपके सामने में मैं हूँ आलोक शंकर और आप सभी का पीएन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि सबसे पहला सवाल आपके एग्जाम के अंदर में क्या आया है। पहला सवाल देखते हैं। जो पहला सवाल आपके पास है वो है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाई। आप सबको पता है कि डायरेक्शन को बताने के लिए अगर आप ईएमआई की बात करते हैं तो लेंज लॉ का इस्तेमाल किया जाता है, जो लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। तो सबसे आसान सा सवाल आपके पास और आपने देखते ही बिल्कुल यहाँ पे मार दिया होगा और पहला आंसर आपके पास होने वाला है लेंज लॉ। तो ये लेंज लॉ है। आपने देखा भी होगा कि जब आप इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। ये देखिए, ये जो माइनस है ना इटसेल्फ बताता है लेंज लॉ को। ये जो माइनस है इटसेल्फ बताता है लेंज लॉ को। मतलब ये तो एग्जैक्टली में अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो फैराडेज लॉ है, लेकिन ये जो माइनस साइन है यही लेंज लॉ है। अपोजिंग डायरेक्शंस में जो आपके पास ईएमएफ जनरेट होता है उसके बारे में बताता है। तो पहला का आंसर क्या है बोलिए, लेंज लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो अगला सवाल आपके पास है ये व्हील। इसके पहले साल भी ना इसी तरीके के सवाल आए थे। ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर साल सेम पैटर्न से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ए व्हील विथ 10 मेटालिक स्कोप, बिल्कुल एनसीईआरटी का सवाल है ये। ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, मतलब यहाँ पे जो लेंथ आपको दिया गया है वो लेंथ कितना है 0.5 मीटर। डाटा लिख लेते हैं कि क्या डाटा दिया गया है। एल इज 0.5 मीटर। और यहाँ पे जो आपके पास स्पीड दिया गया है एन का जो वैल्यू दिया गया है वो है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट। अब जैसे देखिएगा अगर यहाँ पे आप बात करोगे कि स्पीड है 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो अगर आप यहाँ पे 120 रिवोल्यूशन और मिनट को अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। और जैसे ही 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड हो गया तब इसको फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट कर सकते हो। मतलब ये अब फ्रीक्वेंसी हो गया है 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड का। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब एक सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन हुआ वही तो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू एफ। और यहाँ पे जो f का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2। मतलब दिस इज गोइंग टू बी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। नाउ अगर आपके पास ओमेगा पता चल गया और यहाँ पे एक और डाटा है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड देखिए ये आपके पास है 0.4 गॉस। इतने अच्छे लोग लगते हैं ना मुझे जीएसईबी वाले कि किसी बच्चे को ना गॉस का अगर रिजल्ट याद नहीं है टेस्ला के टर्म में, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो 1 गॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 5 माइनस 4 टेस्ला। अगर ये डाटा नहीं दिया रहता तो फिर मजा आता है इस सवाल के अंदर में, लेकिन ऑलरेडी ये डाटा दिया गया है। बहुत अच्छे लोग हैं ठीक है ना। तो इनकी तरफ से अच्छे हेल्थ की शुभकामनाएं और हम सब की तरफ से कि बहुत अच्छा करें जीवन में भी। 1 गॉस इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हो 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 टेस्ला। देखिए यहाँ पे तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास। बस अब तो आपको इंड्यूस में बता रहे हैं एक्सेल के बीच में और रिम के बीच में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा आपके पास बता दीजिए यहाँ पे। सॉरी ईएमएफ निकालना है। ईएमएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। आपको व्हील है तो यहाँ पे बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 लिखना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे आर का जो वैल्यू होगा ना वो एल के ही बराबर होगा। बस यहाँ पे सिर्फ हमको वैल्यू पुट करना है। जब हम वैल्यू पुट करेंगे 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू ओमेगा का वैल्यू आपने निकाल रखा है 4 पाई और एल जो आपने निकाला है ना वो कितना है 0.5 मीटर। तो 0.5 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा। जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे ना तो मेरे ख्याल से 6.28 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 वोल्ट आपके पास आने वाला है। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर ले, लेकिन मेरे ख्याल से यही आने वाला है। तो ये बहुत ही इजी सा सवाल था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा कैलकुलेशन था जो आपको करना पड़ता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं इसको रिमूव कर दूं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो देखिए क्या एसी जनरेटर। एसी जनरेटर कन्वर्ट्स। पुराने ज़माने में आपको पता है साइकिल में लगा हुआ था डैनमो। साइकिल में क्या लगा होता था डैनमो। मतलब आप मैकेनिकल एनर्जी साइकिल चलाते थे तो मैकेनिकल एनर्जी से क्या होता है ना आगे की तरफ बल्ब लगा होता था। आपने शायद देखा है या नहीं देखा है, जेंजी वाले बच्चे हैं, लेकिन पहले साइकिल में लगा होता था कि जो पैडल मारते थे ना उससे एनर्जी लेके फिर वहाँ पे इलेक्ट्रिकल डायनमो जो होता था ना वो चलता था आपके पास। मतलब सिंपली एसी जनरेटर क्या करता है
मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है बच्चा पार्टी? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, यही काम आपका होने वाला है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइस, डन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर एसी सर्किट। एसी सर्किट में आप देख सकते हो कि आई इक्वल टू, एसी सर्किट का अगर आप जनरल इक्वेशन देखोगे तो क्या होता है, आई इक्वल टू आई नॉट या जो भी है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई या साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वो तो डिपेंड करता है फेज पे कि क्या दिया गया है। बट हमें यहाँ पे क्या मतलब है, हमें वैल्यू ऑफ आई आर एम एस निकालना है। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इससे तो देख सकते हैं यहाँ पे 100 कॉस 200 टी प्लस 45 डिग्री। अब कंपेयर करेंगे तो देखो आई नॉट जो है ना आपके पास वो 100 हो जाएगा। अभी आई नॉट जो है क्या है, आई नॉट इज सिंपली द पीक करंट, ये मैक्सिमम करंट या पीक करंट आप इसको बोल सकते हो। तो अगर आप आई आर एम एस निकालेंगे तो आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2। आई नॉट कितना है 100 और डिवाइडेड बाई √2। इसको लिख सकते हैं 50 इंटू √2 इंटू √2। आहा, क्या खतरनाक कैलकुलेशन किया आपने, √2 ने √2 को मार दिया, 50 √2। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 50 √2 आपके पास आने वाला है करंट। करंट है तो यूनिट होगा एम्पियर। तो दिस इज गोइंग टू बी राइट आंसर 50 √2। ठीक है बच्चा पार्टी, होपफुली आपने यही सारा टिक किया होगा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जिन्होंने 50 में से 50 सही किए हैं, सारे ही लगभग सही हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन जो इस बार है बहुत ही ज़्यादा आप मॉडरेट टू इजी बोल सकते हो, क्वेश्चन में कहीं कोई दम नहीं था, तो होपफुली आपका भी एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया होगा। हम ऐसा आशा करते हैं, हम ऐसा बोल नहीं रहे, हम ऐसा आशा करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एलसीआर सर्किट का है और सिंपल आपको इम्पीडेंस निकालना है। जैसा कि रटी रटाई व्यवस्था है, इम्पीडेंस जो आपके पास होता है वो क्या होता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ये सारे टर्म्स के मतलब आपको जरूर से जरूर पता होंगे, तो उस पर मैं बात नहीं करता हूँ। रेसिस्टेंस कितना है √7। इतना खतरनाक कैलकुलेशन करने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। एक्सएल कितना है देखिए 11 और ये 8, 11 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7 + 9 16 4। मैंने बोला ना गुजरात बोर्ड वाले बहुत अच्छे हैं, आपके जीवन में थोड़ा भी अशांति नहीं फैलाते हैं। ऐसा आंसर आता है जो बिल्कुल रूट में भी आता है, वरना अगर आपको रूट निकालने नहीं आता है तो भी दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रूट आया है 4, तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 4। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेवलेंथ के ऊपर में। आपने अगर कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपने पूरा का पूरा टेबल पढ़ा होगा। यहाँ पे विजिबल लाइट्स होते हैं, इधर आपके पास अल्ट्रावायलेट होते हैं, पीछे आपके पास जो होते हैं एक्स रेज होते हैं, इधर आपके पास गामा रेज होते हैं, एकदम लाइन से आपने पढ़ा होगा। और था इधर आएंगे तो इंफ्रारेड होते हैं, फिर इधर आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो रेडियो ये सब होता है। ठीक है, बट हमारे को अगर डाटा देखेंगे ना तो इधर से इधर जब आप जाते हो तो आप देख सकते हो कि इसमें वेवलेंथ आपका क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अगर आप गामा रेज से इधर की तरफ राइट साइड की तरफ जाते हो तो आपका वेवलेंथ बढ़ता है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो आप खुद ही सोचिए कि इसने क्या बोला है, एक्सरेज। एक्सरेज का फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी पूछा है या वेवलेंथ, वेवलेंथ पूछा है। तो एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, इसलिए तो पेनेट्रेट कर देता है आपके पूरे बॉडी को। क्यों? क्योंकि जब आपका लेमडा कम होता है तो आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, E = hc/λ। तो लेमडा अगर आपका कम हुआ तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो वेवलेंथ एक्सरे का बहुत ही कम होता है। उसके बाद किसका हो जाएगा बताइए, अल्ट्रावायलेट का। देख इधर से नंबर देखिए भैया, ये एक्सरे आपके पास है, इसका वेवलेंथ सबसे कम, फिर अल्ट्रावायलेट और सबसे आखिरी में क्या आएगा, इंफ्रारेड। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन मतलब वेवलेंथ जो है आपके पास सबसे ज्यादा होगा अल्ट्रावायलेट का, तो ये हो जाएगा λ3 ग्रेटर देन, सॉरी सबसे ज्यादा होगा आपके पास इंफ्रारेड का, तो λ2 ग्रेटर देन अल्ट्रावायलेट आपके पास हो जाएगा λ3, और ये सबसे कम आपके पास हो जाएगा एक्सरे का। तो λ2 ग्रेटर देन λ3 ग्रेटर देन λ1। देखिए कहाँ है जी लेमडा, अच्छा बक्ती बदल दिया, देख रहे हो ये लोग, सबसे बड़ा है λ2, ये λ2 कहाँ गया भैया, λ2 फिर है λ3 और सबसे कम है। चलिए सी ऑप्शन आपके पास हो गया यहाँ पे, तो 6 का सी ऑप्शन आपके पास क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टेबल याद रखिए और घुमा दीजिए, क्योंकि कितना याद रखेंगे किसका क्या वैल्यू होता है। डन एवरीबॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगले खजाने में से क्या निकलने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B0 का वैल्यू दिया है आपके पास, देखिए
मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है और ये है 510 नैनो टेस्ला। अच्छा पता है ये भी सवाल एनसीईआरटी का है, ऑलमोस्ट सारे सवाल एनसीईआरटी के हैं। तो आपने पढ़ा होगा ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी होता है। ये तो बहुत ही रटी रटाई व्यवस्था है जो आप सब लोग पढ़ते हो। तो यहाँ से आपसे पूछा गया ई नॉट क्या होता है, ई नॉट क्या होगा सी इंटू बी नॉट। बस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, और जो बी नॉट है बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा देखिए 510। और नैनो का मतलब तो क्या है नैनो, नैनो की मत सुनियो रे, वो वाला नैनो नहीं है भैया। अच्छा ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻1, ये हो जाएगा 153। और ये ई नॉट आपके पास है क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको पता है क्या बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है एम्पलीट्यूड, मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लेना है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा 153 वोल्ट मीटर। चेक कर लेते हैं 153 वोल्ट मीटर। नेक्स्ट सवाल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3। देखिए अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं तो 3 का 2 के रेस्पेक्ट में। अब हमारी बात हो चुकी है कि इफ वी आर गोइंग टू राइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, देन सिंपली मैथमेटिकली इट इज रिटन μ3 अपॉन μ2। तो अगर आप 3 का 2 के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो तो दिस इज गोइंग टू बी μ3 बाई μ2। अब अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन है ना वो 1 को भी इंक्लूड करके लाए हैं, तो हमें 1 को तो लाना पड़ेगा ना पिक्चर में। सर कैसे लाओगे, ऐसे लाएंगे, हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये गुस्सा हो जाएगा कि ऐसे कैसे कर दिया, तो डिवाइड भी कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा μ3 बाई μ1, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये μ1 बाई μ2। आप देख सकते हो कि अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 ड्यू टू 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। तो μ31 इंटू μ12 चेक करिए, μ31 इंटू μ12, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा। एकदम डिफिनीशन पे प्रॉब्लम्स थे, अगर आपने थोड़ा बहुत भी अच्छे से याद किया है तो आपको बिल्कुल सारे प्रॉब्लम चमक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज द लेंस मेकर फार्मूला। ये तो बहुत ईजी है, लेंस मेकर फार्मूला बहुत अच्छे से सब बच्चे याद करते हैं और आपने भी याद किया होगा। और ये 1/f, ये देखिए n21 - 1 इंटू 1/r1 - 1/r2। हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो म्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देखिए n से डिनोट किया है, उसके लिए कोई भी घबराहट वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही आसान सा सवाल आया है। बोला गया है क्या कि इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स इज 3 लैम्डा। पाथ डिफरेंस सबको आपको पता है कि अगर कभी भी दो वेव चलते हैं और कहीं पे जाके मिलते हैं तो जो उनके बीच में डिफरेंस ऑफ पाथ है वही पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा एक्स से डिनोट करूँ जो कि 3 लैम्डा है, तो बोला गया है कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्ञान की बातें नहीं चल रही है, तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। सही है क्या, तो यहाँ पे 2π/λ कर दीजिए और डेल्टा एक्स जो आपके पास है वो कितना हो जाएगा 3 लैम्डा हो जाएगा। तो लैम्डा ने लैम्डा को मार दिया तो यहाँ पे 6π हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे 6π रेडियन का आपके पास क्या आने वाला है, आपके पास फेज डिफरेंस आने वाला है। तो दिस इज द राइट आंसर, 6π रेडियन इज द पाथ डिफरेंस। राइट बच्चा लोग, 11 क्वेश्चन को देखेंगे। 11 क्वेश्चन क्या कहता है, 11 क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर सनलाइट। देखिए जैसे यहाँ पे जो सनलाइट लिखा रहता है ना, तो बहुत सारे लोग इसको ध्यान से देखते नहीं है। सनलाइट मतलब क्या, सूरज की रोशनी, फोटोसिंथेसिस। बट यहाँ पे सनलाइट का मतलब ये है विजिबल लाइट्स। सनलाइट का मतलब क्या है विजिबल लाइट्स की। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट्स के अंदर में वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में दस्तक देता है। सही है कि नहीं है, इसी के बीच में हमें चीज़ें दिखाई देती है। वैसे तो आप देख सकते हो कि सनलाइट का मतलब मेरे लिए क्या रेफरेंस है उसका, विजिबल लाइट्स। तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, या बहुत जगह पे 3600 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम लेते हैं, पर चलेगा कोई बात नहीं। आप देख सकते हो कि ये लेमडा जो है ना आपके पास है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में है। बट आप अगर देखोगे ना कि जो विड्थ आपके पास स्लिट का दिया गया है, आपने सिंगल स्लिट से जो आपने डिफ्रैक्शन पढ़ा होगा उसमें मान लीजिए इसका वैल्यू मैंने ए ले लिया, तो ए जो विड्थ आपके पास है वो कितना दिया हुआ है 10⁴ एंगस्ट्रॉम। कितना है 10⁴। 10⁴ का मतलब होता है 10,000 एंगस्ट्रॉम बच्चा, 10,000 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पे 8,000 एंगस्ट्रॉम। सोचिए कि कितना ज्यादा है ये। इसका मतलब कि जो विड्थ ऑफ द स्लिट है ना दैट इज गोइंग टू बी लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। और जब कभी भी आपके पास ना
ए ग्रेटर देन लेमडा हो जाता है तो एक बात तो पक्का हो गया, अगर आपको कभी भी डिफ्रैक्शन कराना है तो फिर आपको सबसे पहले ये ए का वैल्यू लेस देन लेमडा होना चाहिए, तभी जाके डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कोई डिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, यहाँ पे कोई डिफ्रैक्शन नहीं होने वाला है, ठीक है क्या। तो जब कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो एक ब्राइट, जैसे आपने जो स्लिट से यहाँ से लाइट भेजा तो सामने सेंटर पे ही आपको क्या दिख जाएगा, बिल्कुल एकदम एक ऐसा बोल सकते हैं ना कि व्हाइट सा कलर दिखेगा और शार्प इमेज दिखेगा। क्यों? क्योंकि कोई डिफ्रैक्शन नहीं है, तो समझ आ रहा है ना, कोई भी आपके पास इधर उधर लाइट जाने वाली नहीं है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ब्राइट स्लिट व्हाइट एट द सेंटर डिफ्यूजिंग टू, नो नो नो, ये बी ए फाइन शार्प स्लिट व्हाइट इन एट द सेंटर ओनली बी जीरो, नो ये सही है, बी बी देखिए, बी ए फाइन शार्प स्लिट व्हाइट इन कलर एट द सेंटर। तो यहाँ पे डिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए सारे के सारे जो लाइट्स है ना एक ही जगह में जाके ना एकदम बिल्कुल ब्राइट इमेज आपके पास बना लेने वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। होपफुली कि आपने जो भी टिक किया है वो बिल्कुल वही है जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन। डिब्रोगली वेवलेंथ के बारे में जब आप बात करेंगे तो डिब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, डिब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू होता है h/p। तो आपको किसका किसका बताना है, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं डिब्रोगली वेवलेंथ के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि जो मोमेंटम होता है वो m/v लिख सकते हैं। अब बोला गया है क्या कि डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज सेम, ये दोनों का सेम है, मतलब h/mv जो आपके पास होने वाला है वो प्रोटॉन का और किसका, अल्फा पार्टिकल का सेम है। h ने h को मार दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 1 मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बोला गया है कि प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का चाहिए, तो प्रोटॉन का लिखेंगे Vp/v अल्फा, Vp/v अल्फा, और ये हो जाएगा m अल्फा/mp। थोड़ा सा जरूर कैलकुलेशन को ध्यान दीजिएगा। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल जो है ना वो 4 गुना मास होता है, किससे, प्रोटॉन के मास से, 4mp, और यहाँ पे mp ने mp को मार दिया तो यहाँ पे 4:1 हो गया, ठीक है ना। तो देखा आपने, mp ने mp को मार दिया, mp/4:1, समझ आ रहा है क्या, इसका मतलब 4:1 आपके पास क्या हो गया आंसर। तो दिस इज द राइट आंसर, 4:1 इज द राइट आंसर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये तो काफी फेमस ग्राफ है, जब आप एनसीईआरटी में भी है और हर जगह से आए, क्योंकि मोस्टली पेपर आपका एनसीईआरटी से ही है। तो अगर आप देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में तो कैसे इसको डील करेंगे, आपको पता है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है वो क्या होती है, E-φ, ठीक है ना। फाई इज द वर्क फंक्शन और ई इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को आप HF बोल सकते हो, आप hc/λ भी बोल सकते हो, बट इन दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन हमें फ्रीक्वेंसी को पिक्चर में लाना है, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी ले लिया, ठीक है। Kmax इक्वल टू HF माइनस है। अब देखिए Kmax को मैं क्या बोलता हूँ, E-V0, आपने पढ़ा होगा, E इंटू V0, V0 इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, HF माइनस फाइव। तो यहाँ से V0 कितना आ जाएगा बालक बताइए, यहाँ से जो V0 आ जाएगा वो हो जाएगा HF/E माइनस φ/E। अब देखने से ही लग रहा है कि देखिए यहाँ पे वेरिएबल कौन सा है, आपको बोला है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो एक तो वेरिएबल ये हो गया आपके पास और दूसरा फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपके पास ये हो गया। तो अगर आप इसको देखोगे ना, ये y है और ये आपके पास x है, तो दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप एंड निगेटिव इंटरसेप्ट। तो आप इसका अगर इक्वेशन बना भी लोगे, इसका ग्राफ अगर बनाने में इंटरेस्टेड हो गया आप, अगर ये मेरे पास मान लीजिए क्या है, V0 है और इधर वाला आपके पास फोटो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो आपको स्लोप क्या करना है, पॉजिटिव करना है। तो आप इस तरीके से ग्राफ लोगे, ठीक है, और इधर आके कहीं पे कटने वाला है। तो देख सकते हो इसका जो स्लोप है tan थीटा वो आपके पास हो जाएगा h/e। तो h/e इज द राइट आंसर, चेक कर लीजिए कहाँ पे है, ओके सी। तो जो स्लोप आपके पास है वो h/ क्या होने वाला है, e होने वाला है, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है क्या, सबका यही आंसर रहा होगा, हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो आपके पास दिया गया है वो है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर, और यहाँ पे पावर भी बताया है, पावर कितना आपने किया है 2 × 10⁻³ वाट। तो आप सोचो कि अगर फ्रीक्वेंसी दिया गया है तो एक एनर्जी कितना निकालोगे, H हो जाएगा 6.67 × 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, देखिए 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, कितना बालक, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। इसको रहने देते हैं,
अब बोला कि इतना पावर है और एक का एनर्जी इतना है, तो कितने आप ऑन एन एवरेज निकालोगे। और वैसे भी पावर जो होता है ना पर यूनिट टाइम ही डिफाइंड किया जाता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर आप निकालोगे कि कितने इमिट होंगे तो बड़ा ही आसान है। एक फोटोन में इतना एनर्जी है तो अगर इतना पावर है तो कितने इमिट होंगे, तो सिंपल सी बात है पावर अपॉन एनर्जी कर देंगे। तो पावर कितना है 2 × 10⁻³ और एनर्जी है 6.67 × 10⁻34 × 6 × 10⁻14, राइट। बच्चा पार्टी देखिए, अब इसका कैलकुलेशन देख लीजिए। मुझे लगता है कि इसका कैलकुलेशन 5 × 10⁻15 आएगा, जैसा कि कैलकुलेटर पहले बता चुका है। 5 × 10⁻15 देख लीजिएगा, अगर ये गलत होगा तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से 5 × 10⁻15 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया एक प्रोटॉन, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद क्या है, एक न्यूट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, सबका सेम एनर्जी है। तो बोला गया है क्या कि उसका डिब्रोगली वेवलेंथ, आप बताओ क्या होगा। जैसे अभी अभी ने पढ़ा है कि डिब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा = h/p, और p को क्या बोलते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। बहुत ही सही है। तो डिब्रोगली वेवलेंथ को देखोगे ना तो इसमें h कांस्टेंट है। h क्या है इसमें बच्चा, बोलिए, कांस्टेंट है। और अगर देखेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में कोई भी डाटा नहीं है, लेकिन ये बोला गया है कि सबका क्या है, देन देयर डिब्रोगली वेवलेंथ आपको बताना है, और मास के बारे में चक्कर है, और भी वेलोसिटी का कुछ भी आइडिया नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या बोलेंगे कि जो लेमडा है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के, क्योंकि मुझे दिख रहा है। वेलोसिटी के बारे में कोई डाटा नहीं है, तो वी आर एज्यूमिंग कि वो कांस्टेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब सोचिए यहाँ पे अगर यहाँ पे मास के बारे में बात करेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, अल्फा पार्टिकल का होता है। ये 4 गुना होता है प्रोटॉन के। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अगर आप मास देखोगे तो देखिए, वैसे तो न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ज़्यादा होता है प्रोटॉन से, लेकिन ऑलमोस्ट आप इसको क्या मान सकते हो, सेम मान सकते हो। और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सबसे कम होता है। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका लेमडा क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो अल्फा का लेमडा सबसे कम होगा। देखते हैं अल्फा का लेमडा सबसे, मिल गया यहाँ पे, अल्फा का लेमडा सबसे कम। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सबसे सेम सेम होगा, और इलेक्ट्रॉन का जो है सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। यहाँ पे ऑप्शन देख के हमने एलिमिनेट कर लिया। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का तो एग्जैक्टली सेम नहीं है, तो देयर मे बी सम डिफरेंस ऑफ द डिब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। यस, लेकिन आप देखोगे ना उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि लेमडा अल्फा का सबसे कम होना है, और वो ऑप्शन कहीं से स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए दिस इज द राइट। 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे तो बोला गया द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन ए सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। अब देखिए जो कट ऑफ वोल्टेज आपको दिया गया है यहाँ पे वो 1.5 वोल्ट है। अब आपने देखा है कट ऑफ वोल्टेज को अगर मैं 1.5 वोल्ट लेता हूँ तो केमैक्स का फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले ही अगर आपने देखा होगा तो जो हमने ग्राफ खींचा था स्टॉपिक पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी में यूज़ किया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो E × V0 होगी। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा बहुत ना प्रॉब्लम क्यों होता है, अगर आप यहाँ पे E का वैल्यू डाल दोगे ना तो देखिए मैं आपको E का वैल्यू डाल के दिखाता हूँ। ये हो जाएगा 1.6 × 10⁻19 × V0, V0 है 1.5, तो ये हो जाएगा 2.4 × 10⁻19 जूल। अब अगर इस ऑप्शन को देखोगे तो 2.4 × 10⁻19 कहीं नहीं है, यहाँ पे -20 है, यहाँ पे -18 है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, ध्यान से देखिए, इन्होंने ई का वैल्यू ही नहीं डाला है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला भी ऑप्शन है, मतलब जो केमैक्स आपके पास होने वाला है 1.5 × E, V0 की जगह पे 1.5 और E की जगह पे E, तो सिंपली 1.5 E। तो ये जो आपके पास होने वाला है 1.5 E वोल्ट आपके पास होने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बॉम्बे। नेक्स्ट बोला है द साइज ऑफ द एटम्स इन द थॉमसन मॉडल इज डैश द एटॉमिक साइज इन द रदरफोर्ड मॉडल। देखिए एटम के साइज में ना इनके मॉडल से कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमको पहले से पता है कि जो एटम का साइज होता है वो 10⁻⁻10 मीटर का था, और जो न्यूक्लियस का साइज था वो 10⁻⁻15 मीटर का था। तो इस बात पे इन दोनों का कोई विवाद ही नहीं था। यही बात थॉमसन मॉडल भी बोल रहे थे और यही बात रदरफोर्ड साहब ने भी बोला था। इनके डिफरेंसेस कुछ और थे जो आपने पढ़ा है, लेकिन हाँ अगर सिर्फ साइज ऑफ द एटम के बारे में बात करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं था। बोथ हैव एग्रीड दैट यस द साइज ऑफ द एटम इज 10⁻⁻10 मीटर। तो क्या बोल सकते हैं, नो डिफरेंट फ्रॉम, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, ओके बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो क्या है, इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। या बिल्कुल, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, ग्राउंड स्टेट नहीं बोला है कि फर्स्ट ग्राउंड है, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब होता है ग्राउंड से लोगे तो दूसरा, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा कि बोलिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, बोलिए
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो कितना लेंगे बोलिए 2, तो यहाँ पे एनर्जी जो आपके पास हो जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे -13.6 इंटू हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं तो 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो दिस इज गोइंग टू बी -13.6 अपॉन 4, तो ये आपके पास हो जाएगा -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है क्या? तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ए इज द राइट ऑप्शन। फर्स्ट एक्साइटेड सेकंड रहता तो फिर आप 9 से डिवाइड करते, लेकिन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब n इक्वल टू 2 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज डन। किसके लिए अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था? देखिए जब ये पूरा का पूरा मॉडर्न फिजिक्स अनफोल्ड हो रहा था ना, उस समय न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए आपने देखा होता सबसे पहले थॉमसन मॉडल ने कुछ कुछ बोल दिया, तरबूजे के बीज की तरह चिपके पड़े हैं ये वो 3-5, और उसके बाद आए फिर रदरफोर्ड साहब, उन्होंने भी बहुत सारी बातें बोली, फिर बोर मॉडल आया, बहुत सारे मॉडल दिए गए यहाँ पे, लेकिन इन सबका बेसिक जो एक एम था वो यही था कि टू इन्वेस्टिगेट द न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस के अंदर का क्या स्ट्रक्चर है, एवरीबडी इज इंटरेस्टेड टू नो। और इसीलिए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो डन किया गया था वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के लिए किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी फॉर बॉम्बे। चलिए बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, इम्पैक्ट पैरामीटर इज वेरी स्मॉल। हम सबको पता है इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। इम्पैक्ट पैरामीटर का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी न्यूक्लियस है, और अगर कोई भी न्यूक्लियस अगर आपके पास है, जस्ट अलाउ मी अ मोमेंट, अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है इस तरीके का और ये हमारा बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, आप किसी भी पार्टिकल को अगर आप यहाँ से भेजना चाहते हो तो जो भी आपके पास स्टैंड ऑफ डिस्टेंस है ना, उसी को आप क्या बोलते हो, तो इम्पैक्ट पैरामीटर। इसको जनरली 20 से आप लोग डिनोट करते थे। तो अगर आप बी का वैल्यू बहुत ही क्लोज रखो, इसका मतलब मैंने बिल्कुल एक्सिस से ही फेंक दिया इसको, ठीक है, तो ये जाएगा 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 और बोलेगा बहुत हो गया, अब मैं वापस चलता हूँ, तो जाएगा भी इसी रास्ते से और आएगा भी इसी रास्ते से। इसका आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो आपके पास स्कैटरिंग एंगल होता है कॉट थीटा के टर्म में आता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा आपको क्या जुगाड़ देगा कि जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आएगा, तो इसका मतलब है कि कितने से स्कैटर करेगा, 180 डिग्री से स्कैटर करेगा। एक्सवर्सिटी ओके पाई, तो पाई आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑप्शन होने वाला है। तो अगर कभी भी इम्पैक्ट पैरामीटर इज वेरी वेरी क्लोज टू 0 देन स्कैटरिंग एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। ठीक है क्या? ये क्वेश्चन जो हर बार आपके पास आता है, पका पकाया क्वेश्चन है। देखिए बोला गया कि दोनों एक दूसरे के क्या है। अब देखिए ये जो आपके पास ना Hg है, ये नीचे 80 है और ऊपर क्या है 198 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं 80, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 80, न्यूट्रॉन कितने हैं 198 माइनस 80, ए माइनस पी होता है ना न्यूट्रॉन का नंबर, तो ये कितना हो जाएगा 118 यहाँ पे न्यूट्रॉन है आपके पास। अगर आप इसमें देखोगे ना तो ये गोल्ड है, ये 79 197, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो 197 माइनस 79, ये कितना हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 118। अब देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा होता है चीज जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, तो एक ही होता है जिसका नाम है आइसोटोन। आइसोटोन्स ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। यहाँ जो दो एटम्स आपके पास है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, इसका मतलब ये आइसोटोन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिएगा, कंप्लीट द न्यूक्लियर फिजन इक्वेशन गिवन बिलो। देखिए ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल मगअप करके रखना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आपके पास आएगा वो अगर नायोबियम आएगा आपके पास 4199, ये इक्वेशन जब आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस तो आपको यहाँ पे बताया जाता है और ये आसानी से आपको याद रखना है। 3-4 इक्वेशन है जो आपको हर बार बोला जाता है कि याद रखिए, और अगर आपने याद किया होगा तो बड़े आसानी से आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आपको पता है कि न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, जो आपके पास है न्यूक्लियस में तोड़ने के लिए जो आपके पास एनर्जी लगती है उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी। तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से बोल सकते हो कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियंस, वो जो एनर्जी आपके पास लगती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बाइंडिंग एनर्जी। तो पढ़ते हैं, energy required to break an atom, no, energy required to break a nucleus into its nucleus, energy required to remove all electrons of the atoms, energy required to separate nucleus from its atom। एनर्जी यहाँ पे सबसे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन आपके पास दिख रहा है वो है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियंस। राइट है बच्चा लोग।
चलिए, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वन लाइनर है, अगर आपने याद किया है तो आपको आ जाएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम जो आपके पास यहाँ पे है वो क्या बता रहा है, ये देखिए यहाँ पे 1327। अब देखिए मुझे अच्छे से पता है कि इसको क्या बोलते हैं, ए मास नंबर, और मास नंबर इसका कितना है 27। हमको पता है कि जब हम रेडियस निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू आर नॉट ए का पावर 1/3। तो अगर यहाँ पे आप रेडियस के बारे में बात करोगे तो ये हो जाएगा आर नॉट, ए का वैल्यू कितना है 27 का पावर 1/3। और अगर आप दूसरे में बात करोगे आर टू इक्वल टू, तो आर नॉट तो रहेगा ही क्योंकि वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। और अब आपके पास क्या है, इसमें 64 जिंक के बारे में बात करेंगे, उसका मास नंबर 1/3। दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो R1/R2 कितना आ जाएगा, ये कटेगा ये कटेगा, और 27 का पावर 1/33 और इसका पावर 4। तो R1/R2 जो आपके पास आने वाला है दैट इज 3/4। देखिए किधर है 3/4। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों न्यूक्लियस का आर का रेशियो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला, इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये सारे थ्योरेटिकल सवाल है, अगर आप इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप बात को ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, इक्विवेलेंट एनर्जी बताना है। एनर्जी क्या होता है, mc²। एम का वैल्यू क्या है 2 ग्राम, ग्राम को अगर आप केजी में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 2/1000। अच्छा सी क्या होता है, लाइट की स्पीड, दिस इज गोइंग टू बी 3 × 10⁸ का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2/1000 इंटू 9 × 10⁻16। देखिए 18 × 10⁻13 कहाँ गया जी, 18 × 10⁻13। वाह बहुत बढ़िया, और यहाँ पे आंसर दिखा और हमने यहाँ पे टिक कर दिया। तो होपफुली कि आपके सारे के सारे आंसर्स वही हैं जो यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं। तो दिस इज ये गुड क्वेश्चन, और आपके पास आसान सवाल है इस बार, तो हम चाहते हैं और आपने किया भी होगा कि मैक्सिमम मार्क्स आपको ऑब्टेन हो जाए। वेन ए फॉरवर्ड बैस, ये सारे थ्योरेटिकल सवाल है, इसमें कोई भी कलाकारी की जरूरत नहीं है। वेन ए फॉरवर्ड बैस इज अप्लीकेबल टू पीएन जंक्शन, हमें पता है कि जब हम पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बैस लगाते हैं तो हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है ना वो छोटा होता है, लोअर होता है, और जब रिवर्स बैस लगाते हैं तो क्या होता है, वाइडन होता है, बढ़ता है। तो फॉरवर्ड बैस अप्लाई करेंगे पीएन जंक्शंस पे ना, तो ये पोटेंशियल बैरियर को घटाएगा, मतलब लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर। सही है क्या, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामिक रेसिस्टेंस ऑफ ए डायोड। तो ये भी आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि जो डायनामिक रेसिस्टेंस होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं। एनसीईआरटी में भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है ये। और डायनामिक रेसिस्टेंस जो आपके पास हो जाएगा ΔV/ΔI। क्या हो जाएगा बोलिए, डायनामिक रेसिस्टेंस जो है वो हो जाएगा ΔV/ΔI। क्या यही होगा, बोलिए सब लोग, एवरीबॉडी टेल मी। देखिए या ये होगा, आप ये बताइए, RD इक्वल टू ΔI/ΔV। डायनामिक रेसिस्टेंस क्या होगा बताइए मुझे। तो आपने देखा कि डायनामिक रेसिस्टेंस ये नहीं होता है, डायनामिक रेसिस्टेंस ये होगा आपके पास ΔV/ΔI। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पे है, RD इक्वल टू ΔV/ΔI। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो वन लाइनर है। बोला गया है क्या, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू रिड्यूस द रिपल्स, which is not appropriate statement to reduce the ripples in a rectified circuit with capacitor filter। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर आ गया है तो देखिए इसको किस तरीके से डील करेंगे। अगर आप रिपल्स के हिसाब से बात करते कि अगर हमको कभी भी रिड्यूस करना है रिपल फैक्टर, तो उसका जो फॉर्मूला होता है आपने अगर कभी याद किया होगा तो देखिए किस तरीके से चलेगा। वो जो आपके पास फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4√3। ये हो जाएगा RFC। आर मतलब यहाँ पे ना लोड रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, लोड रेसिस्टेंस होता है। और F मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। और ये C क्या है, कैपेसिटेंस होता है आपके पास। अब यहाँ पे थोड़ा चेक करते हैं। देखिए क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट टू रिड्यूस द रिपल्स। अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, कैपेसिटर विथ हाई कैपेसिटेंस शुड बी यूज। अगर इसका कैपेसिटेंस हाई यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये कमेगा। ठीक है क्या, इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी डिक्रीज्ड। इनपुट फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे F का वैल्यू नीचे है, तो अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो RF क्या होगा आपके पास, बढ़ेगा। इनपुट फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज्ड।
अगर इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, घटेगा। तो सवाल पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एप्रोप्रिएट एस्टिमेटेड टू रिड्यूस द रिपल्स। आपको रिपल्स को क्या करना है, रिड्यूस करना है। Which of the following which is not the appropriate statement to reduce the ripples। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो हो जाएगा, सही है। अब देखिए अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे ना तो फिर गलत हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को घटा दिया तो दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी को घटा दिया तो यहाँ पे ये जो फैक्टर आपके पास दिख रहा है रिपल्स का, वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो राइट ऑप्शन आपको बस ये हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है, क्योंकि जनरली ये जो टॉपिक जो है ना जनरली बहुत बार पूछते नहीं, लेकिन अगर पूछ दिए हैं तो आपकी किस्मत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। देखिए अगर आप कभी भी आपने ध्यान दिया होगा तो अगर हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है ना, तो जो भी आपके पास आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होगी, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। तो आप यहाँ से बड़े आसानी से बोल सकते हो कि अगर हमारा आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज ही होगा, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी हमारा 60 हर्ट्ज है तो सिंपली कितना हो जाएगा 60 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम द पी रीजन टू एन रीजन। आपको पता है कि पीएन जंक्शन जब अनबायस्ड होता है, ठीक है, तो होल डिफ्यूज करते हैं पी से एन, ये बात बिल्कुल सही है, पर ऐसा करते क्यों, ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कम्पेयर टू द एन रीजन। और ये बिल्कुल सही बात है कि जो आपके पास कंसेंट्रेशन होता है ना वो उसका डिफरेंस होता है, जिसके चक्कर में पी रीजन से एन रीजन की तरफ के चलते हैं। तो ये आपका 30 का जो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। होपफुली आपके काफ़ी सारे लगभग ऑलमोस्ट सारे ही करेक्ट होंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमने 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए वो बिल्कुल ही वन लाइनर थे, और ये क्या थे, थ्योरेटिकल बेस थे। होपफुली कि आपको ये बिल्कुल सेम तरीके से आपने वहाँ पे भी डील किया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, उसको आप कैसे डिनोट करते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और अगर ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो बड़े आसानी से आप इसका यूनिट लिख सकते हो, और इसका यूनिट होगा चार्ज का कूलम और लेंथ का मीटर। तो कूलम पर मीटर जो है इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे तो यहाँ पे है कि 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड का मतलब है कि आपने पढ़ा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि Q इक्वल टू क्या होता है, एनी। Q इक्वल टू क्या होता है बच्चा पार्टी, एनी। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 10⁻10, और अगर आप n का वैल्यू देखोगे तो 10⁻10 है, और अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज देखोगे ना तो 1.6 इंटू 10⁻−19 हो जाएगा। तो कुल मिला के आप देखो यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻9। ये आपका क्या है, कूलम, इतना कूलम है। अब आपको पता है करंट के फॉर्मूले से कि I इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता है। चार्ज आपके पास आ गया है 1.6 इंटू 10⁻−9, और एक सेकेंड में बोला है एवरी सेकेंड बच्चा, तो एक सेकेंड यहाँ पे डाल दिया आपने। तो जो करंट इस केस में फ्लो होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻9 एम्पियर। मतलब कि जब आप एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन को मूव करोगे दूसरे बॉडी में तो आपको पता है देयर इज द फ्लो ऑफ चार्ज, एंड व्हेन देयर इज द फ्लो ऑफ चार्ज देयर इज ए करंट प्रोड्यूस्ड। और इस करंट का जो वैल्यू मैंने निकाला है 1.6 इंटू 10⁻9 एम्पियर। नाउ अब बोला गया है कि अगर मुझे एक कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर करना पड़ता तो कितना टाइम लगता। नाउ दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजी। फिर से हम क्या बोलेंगे, I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब हमारे पास जो चार्ज है ना 1 कूलम्ब बोला है, और मुझे टाइम नहीं बताया, लेकिन मुझे I का वैल्यू पहले से पता है 1.6 इंटू 10⁻9 इक्वल टू 1 कूलम्ब बाई टाइम। तो यहाँ से जो टाइम का वैल्यू आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻9। अगर आप ऊपर चले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा 5/8 इंटू 10⁻9, और ये हो जाएगा 0.625 इंटू 10⁻9।
बच्चा पार्टी आप इसको एक डिसिमल आगे ले लो तो ये हो जाएगा 6.25 और आप यहाँ पे हो जाएगा 10 टू द पावर 8। तो इतना ही सेकेंड आपको लगने वाला है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड। देख लीजिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 सेकेंड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये सवाल चला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही आसान है, डाइपोल पे सीधे है। बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट आपको दिया गया है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप सबको पता है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे गिवन है। तो गिवन डाटा आपके पास क्या है, पी वेक्टर। पी वेक्टर आपके पास है 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब मीटर। और आपको बोला गया है कि अगर ये डाइपोल का डायरेक्शन है, लेटा सपोज करिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना वो डाइपोल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो लेटा सपोज कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दोनों के बीच में क्या है, देखिए 30 डिग्री का एंगल है। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि जो टॉर्क होता है ना वो टॉर्क होता है P क्रॉस E। और अगर टॉर्क P क्रॉस E है आप इसको बोल सकते हो PE साइन थीटा। बस आप आसानी से P का वैल्यू डाल दीजिए 4 इंटू 10 टू द पावर -9 और जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 5 इंटू 10 टू द पावर 4, 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और साइन 30 हो जाएगा 1/2। अब तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है, ये कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 अपॉन 2 10, 10 इंटू 10 टू द पावर -5 तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। चूँकि टॉर्क है तो टॉर्क का यूनिट कितना हो जाएगा बोलिए, न्यूटन मीटर। तो 10 टू द पावर -4 न्यूटन मीटर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी सवाल है आपके एग्जाम में और इस बार के एग्जाम दे के आपको भी बहुत ही आनंद आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि सब बच्चा जब 12th का कोई भी फिजिक्स पढ़ना शुरू करता है तो यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो जैसा हमें पता है कि एफ जो होता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या होता है Q इंटू ई। यहाँ से आप E का वैल्यू कैसे निकाल लोगे, E का वैल्यू होता है F अपॉन Q। मतलब मैं नहीं ऐसा मानता कि आपने याद किया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन एक ऐसी चीज़ है ना जो सब लोग याद नहीं करते हैं। यू हैव टू कैलकुलेट एट द मोमेंट। आप एवरी डायमेंशन को याद नहीं कर सकते, फिर तो जीवन में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इतना दर्द बढ़ाना नहीं है। तो यहाँ पे MLT-2 हो जाएगा और Q जो है ना वो AT कैसे पता चला ना, क्योंकि I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो वहाँ से A को मैंने एम्पियर से डिनोट किया है, तो यहाँ से MLT-3 A-1। तो यहाँ पे आसानी से आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकाल सकते हो। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, MLT-3 A-1। तो ये दूसरा ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ओके राइट, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और इट इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर ऑन एज। तो आप सब लोगों को पता है कि अगर आपके पास एक क्यूब है और उसमें अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो ये इस तरीके से सिचुएशन रहती है और ये सिचुएशन इस तरीके से आपने इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यूब रख दिया है। तो पूरे क्यूब से पूछा है, देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, मतलब थ्रू द सरफेस ऑफ ऑल द क्यूब। मतलब जो आपके पास यहाँ पे 6 फेस होने वाले हैं ना, सारे सरफेस से पूछा गया है। अगर सिर्फ एक सरफेस से पूछता तो कुछ और बातें होती। तो यहाँ पे आपको पता है कि अगर चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस है तो आपका जो टोटल फ्लक्स इस पूरे क्यूबियन सरफेस से निकलेगा वो हो जाएगा Q/ε0। और आपको पता है कि Q का वैल्यू आपको दिया गया है 2 माइक्रोकूलम। तो आप यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻6 कर सकते हैं। माइक्रो को मैंने कूलम में कन्वर्ट कर दिया और ε0 का वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2/8.85 इंटू 10⁻6। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना आता है, उसे आइडिया लग जाएगा मुझे। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए हो जाएगा ये 2 डिवाइडेड बाई 8.85 और ये आ रहा है 0.225 इंटू 10⁻6। एक डिसिमल आगे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2.2, मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 से डिवाइड भी होगा तो 2.2 इंटू 10⁻5। तो बड़े आसानी से देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1 और दूसरा चार्ज क्या है Q2, ये दोनों पॉइंट चार्जेस है बालक।
और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आर। तो इसके बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो फोर्स कितना हो जाएगा, ये सिंपल कूलम्स लॉ से के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्जेज है तो बड़े आसानी से मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ। फिर बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीजेज, अब मैं दोनों को दूर कर रहा हूँ और अब इसका डिस्टेंस 3r कर दूंगा मैं। तो कर दीजिए, मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो जैसे आप इसका डिस्टेंस 3r कर दोगे ना, तो आपको पता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होना है वो यहाँ पे घटेगा। यहाँ पे एक्चुअली सेम नेचर का चार्ज नहीं बोला है तो हम मान के चलेंगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अब आप यहाँ पे डिस्टेंस डाल दीजिए 3r का स्क्वायर, तो बड़े आसानी से देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 9r स्क्वायर। आप देख सकते हो कि इसको आपने पहले f बोला है, तो यहाँ पे ये सिंपल क्या हो जाएगा f डिवाइडेड बाई 9। तो यहाँ पे फोर्स घट जाएगा आपका और ये हो जाएगा f बाई 9। तो इजी क्वेश्चन था, होपफुली आपको अंडरस्टैंड करने का मौका मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 12 पिको फैराड का कैपेसिटर है जो कि 50 वोल्ट बैटरी से लगा हुआ है। आपको बताना है कि कितना एनर्जी स्टोर होगा। सिंपल फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए, हमें पता है कि जो हमारा एनर्जी स्टोर होता है दैट इज गोइंग टू बी हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर है तो हाफ को हाफ ही रहने दीजिए, उसको कोई बदल नहीं पाएगा। और C का वैल्यू देखिए आपके पास 12 पिको फैराड है। पिको को अगर आप कन्वर्ट करोगे तो -12 में कन्वर्ट करोगे और इनटू वोल्टेज आपके पास है 2500। क्यों? क्योंकि 50 का स्क्वायर कर दिया मैंने, तो 6 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो 150 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। तो यहाँ से 15 इंटू 10⁻⁻9 चेक करते हैं। 15 इंटू 10⁻⁻9 ओके। एक डिसिमल के हिसाब से बात करना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो 1.5 इंटू 10⁻⁸। तो बड़े आसानी से देखिए 1.5 इंटू 10⁻⁸, मतलब दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, D फॉर दिल्ली। ठीक है बच्चा लोग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। Which following physical quantity has same unit as energy density? एनर्जी डेंसिटी जैसे आप सब लोगों को पता होगा, अगर आप एनर्जी डेंसिटी के बारे में बात करोगे ना, तो एनर्जी डेंसिटी के बारे में आपने देखा होगा कि एनर्जी डेंसिटी को हम कैसे डिफाइंड करते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एवरीबॉडी क्लियर? ये आपने बहुत बार देखा होगा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी डेंसिटी निकाली होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। आपने मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी एनर्जी डेंसिटी निकाली होगी। तो कहने का मतलब कि एनर्जी डेंसिटी का सिंपल सा मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप देखने वाली बात है कि इसका कौन सा यूनिट जो है ना, ये चारों में से मैच करेगा। अब एनर्जी तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि इसको आप न्यूटन मीटर लिख सकते हो, जूल। और वॉल्यूम क्या है, मीटर क्यूब। मीटर ने मीटर को पीटर कर दिया तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो गया। अब न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर तो आपको पता है स्ट्रेस का हो सकता है, प्रेशर का हो सकता है। अब इसमें से देखते हैं क्या है। प्रेशर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो हमारे को ना बहुत मजा आ गया और मैंने बोला नहीं भाई यही आंसर होने वाला है। तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एनर्जी डेंसिटी का जो यूनिट है वो बिल्कुल प्रेशर की तरह होने वाला है। ओके गाइज, तो मूव ऑन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको रिमूव कर दिया जाए ताकि जीवन में कोई कष्ट न रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग फिर से। अब देखते हैं, बोला गया 3 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर आपके पास है, 2 पिको फैराड, 3 पिको फैराड एंड 4 पिको फैराड। ऑल आर कलेक्टेड इन सीरीज। आपको पता है फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, वरना टाइम पास हो जाएगा। अगर 3 कैपेसिटर अगर सीरीज में है तो आपने पढ़ा है कि जो C इक्विवेलेंट आप निकालते हो वो कैसे निकालते हो। आपने ये भी देखा कि रेसिस्टर के बिल्कुल अपोजिट होता है। रेसिस्टर को सीरीज में लगाते थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था। तो कैपेसिटर के केस में 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। बस अब तो आपका जो खतरनाक वाला गणित है वो लगा दीजिए, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम निकाल लीजिए जल्दी से, बोलिए बोलिए बोलिए। 12, बहुत बढ़िया। 6 प्लस 4 प्लस 3, 13/12। अगर यहाँ पे C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12/13 पिको फैराड। तो देखिए बड़े आसानी से। अच्छा, बहुत बार लोग यहाँ पे ना जल्दी जल्दी में 1/C इक्विवेलेंट तो करते हैं लेकिन पलटाना भूल जाते हैं। तो होपफुली कि आपने ऐसी गलती नहीं की होगी, वरना अपने आप को माफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस तरह के कैलकुलेशन में। 12/13 इज द राइट आंसर।
14 में देखेंगे तो बोला गया है क्या कि पहले मैं इसको थोड़ा रिमूव कर दूं ताकि आपको काफ़ी सुनहरा दिखाई दे। एट व्हाट डिस्टेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक चार्ज 4 इंटू 10⁻⁷। तो देखिए चार्ज का वैल्यू कितना दिया है बोलिए, 4 इंटू 10⁻⁷ कूलम, और वोल्टेज दिया है किसी भी पॉइंट पे 4 इंटू 10⁴। और हमको पता है कि अगर किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण अगर मैं किसी भी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल लिखता हूँ तो हमारा पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो होता है KQ/R। स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वोल्टेज आपके पास है 4 इंटू 10⁴, के का वैल्यू आप ले लीजिए 9 इंटू 10⁹, और जो Q है 4 इंटू 10⁻⁷, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे R ले लीजिए। आपको R का ही वैल्यू पूछा है कि कितना R आपके पास आने वाला है, तो यहाँ पे R का वैल्यू आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁷, अपन 4 इंटू 10⁴, 4 से 4 मर गया, ये हो जाएगा 9 इंटू, ये ऊपर बचेगा 2, ऊपर बचेगा 2 और ये हो जाएगा -2। तो 9 इंटू 10⁻⁻², ये मीटर में लेके चल रहे हैं क्योंकि एवरी यूनिट इज इन SI यूनिट। तो 9 इंटू 10⁻², तो आप देख सकते हो इसको क्या बोल सकते हो, जहाँ तक मेरा अनुमान है 9 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 9 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देख सकते हैं कि बड़े आसानी से इस बार के जो बोर्ड के पेपर है GSEB वालों के लिए बड़े ही मज़े करा के गए हैं, और मोस्टली सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा किया है और अच्छे आंसर्स दिए हैं। गुड, ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वी पोटेंशियल at a great distance from a collection of charges whose total sum is not zero are approximately। देखिए इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट छुपे हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन मुझे ऐसा, पहला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जिसमें आपने अगर कुछ भी बोला तो मे बी उसका एक लॉजिक बनता है। अब हमारे और आपके लॉजिक से तो कुछ होगा नहीं, लॉजिक वो होगा जो GSEB सोचती है, ठीक है क्या, जो गुजरात बोर्ड सोचता है। मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है, हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये देखिए जैसे कि प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस, और बोला क्या है क्या कि जो भी चार्जेज है ना एक छोटे से रीजन के अंदर में उसका नेट चार्ज जीरो नहीं है। तो ऑब्वियसली ऐसी है कि बात कि हम बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रखें कुछ नेगेटिव रखें तो नेट चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह के सिचुएशंस है। बोला गया कि यहाँ से एक काफ़ी, देखिए हुज टोटल सम इज नॉट जीरो, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्यू बच जाएगा आपके पास, बहुत बढ़िया। और कलेक्शन ऑफ चार्ज, ये ग्रेट डिस्टेंस, अच्छा यही वो लाइन है ना जो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ग्रेट डिस्टेंस, जैसे मतलब आर के पे चले गए, काफ़ी ठीक ठाक डिस्टेंस पे गए हो, तो आपको पता है कि आपने स्फीयर के बारे में बहुत सारे डेरिवेशंस किए होंगे कि जब भी कभी स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए लेते हैं तो एवरी पॉइंट शुड बी ट्रीटेड एज ए पॉइंट चार्ज। बट वहाँ पे कंसेप्ट ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा है कि अगर आप अच्छा खासा फाइनाइट डिस्टेंस पे जाते हो तो ये पूरा का पूरा चार्ज ना आपको पॉइंट चार्ज की तरह दिखेगा। तो मतलब ये जो पूरा चार्ज आपको ऐसा लग रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये पूरा चार्ज एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और जब आप ये आर डिस्टेंस पे जाते हो ना, तो अब यहाँ पे अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करोगे तो हम सब जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि अगर आप एक पॉइंट चार्ज लेते हो बच्चा पार्टी और इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाओगे तो आपको पता है कि यही वो सरफेस है, यही वो सरफेसेस है जहाँ पे आपके पास पोटेंशियल कांस्टेंट होने वाला है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट चार्ज से बहुत आर डिस्टेंस दूर जाओगे तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, जो कि लॉजिक करेक्ट भी है और सही भी है। तो अगर आप ग्रेट डिस्टेंस जो बोलते हो ना, इस ग्रेट डिस्टेंस में दो चीज़ें छुपी हुई है। एक तो आप समझिए कि जो एग्जामिनर है वो फाइनाइट डिस्टेंस कहने की कोशिश कर रहा है या इनफाइनाइट डिस्टेंस कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में ना सारा खेल ये दो वर्ड का है बस। क्योंकि देखिए अगर ग्रेट डिस्टेंस को आपने फाइनाइट डिस्टेंस माना है, जैसे कि मेरे पास चार्ज यहाँ पे है और मैं 10 मीटर पे चला गया, 20 मीटर पे चला गया, 100 मीटर पे चला गया, 200 मीटर पे चला गया, तो वो केस में अगर आप फाइनाइट डिस्टेंस पे रहोगे तो वो चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस स्फेरिकल सरफेस होगा। इसमें कोई लॉजिक गलत नहीं है, ये बिल्कुल इसका सरफेस गॉसियन सरफेस होगा। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले गए, जैसे कि चार्ज यहाँ पे हम चंदा मामा पे बैठ के मजे ले रहे हैं जीवन का, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, प्लस माइनस माइनस प्लस 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 ऐसा कुछ भी, तो अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा ना, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो एवरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो लार्जर डिस्टेंस पे आपको दिखने वाली है ना, दैट इज गोइंग टू बी पैरेलल टू ईच अदर। आपने देखा होगा कि अगर आप बहुत लार्जर डिस्टेंस पे बैठे हो और अगर वो
इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करोगे तो कहाँ से आ रहा है वो, बोले इनफाइनाइट से आ रहा है, तभी तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है। और अगर पैरेलल आपके पास आ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस केस में ना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा गॉसियन सरफेस को प्लेन बनाने के। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका गॉसियन सरफेस क्या होगा, प्लेन बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो आप इस सवाल का कॉन्टेक्स्ट समझिए, आप कितना भी हीरो बनिए, कितना भी शक्तिमान बनिए, कोई भी सॉल्यूशन कोई भी दे दीजिए, लेकिन ये हमारे और आपके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड नहीं करता है आंसर। ये कॉन्टेक्स्ट इस पे डिपेंड करता है कि भैया ये जो ग्रेट डिस्टेंस आपने बोला है इसको आपने क्या माना है। क्या आपने इसको फाइनाइट डिस्टेंस माना है तो आंसर होगा स्फेरिकल। क्या आपने इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस माना है तो आंसर होगा प्लेन। लेकिन अगर आप फाइनाइट डिस्टेंस मानते हैं तो इसका आंसर कभी भी प्लेन नहीं होगा, क्योंकि प्लेन बनाने के लिए आपको सारे के सारे लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल दिखाने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के, और सारे लाइंस पैरेलल तब जाके दिखेंगे जब ऑलमोस्ट आप एक चार्ज से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहने वाले हो, ठीक है क्या। तो मेरे हिसाब से कि अगर ये आंसर आप बोल रहे हो कि ग्रेट डिस्टेंस फाइनाइट है तो इसका आंसर स्फीयर्स होगा। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के हिसाब से ट्रीट करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, प्लेन होगा। बाकी ये हमारे आपके बीच की बात हो गई। बाकी जीएससीबी बाबा को प्रणाम कीजिए और आप सोचिए कि कौन सा आंसर उनको देना है। उन्होंने जो दे दिया सो दे दिया, आपका ज्ञान हमारा ज्ञान वहीं का वहीं रह जाएगा। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। मैंने पूरे बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूज ऑफ ह्यूटस्टोन ब्रिज। तो ये तो बड़ा आसान है, आपको पता है कि ह्यूटस्टोन ब्रिज में चार तरीके के चार रेसिस्टेंस होते हैं और उसमें हम अननोन रेसिस्टेंस निकालते हैं। देयर इज वन गैल्वेनोमीटर। तो बहुत ब्ला 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 बहुत सारी बातें इस पे नहीं करते हैं हम लोग और सीधे बता देते हैं कि देखिए भैया, समय बिना बर्बाद किए हुए इसका आंसर हो जाएगा ए, टू फाइंड द अननोन रेसिस्टेंस। होपफुली कि आपको ये जो पेज पे जो भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो लेट अस मूव फर्दर। थैंक यू गाइज, आगे बढ़ते हैं। इसको रिमूव कर लिया जाए जीवन में आनंद के लिए। अरे भैया कष्ट मत बढ़ाओ। हाँ, ये देखिए नेक्स्ट, मेटल्स हैव द रेसिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ। यही खास बात है जीएससीबी बोर्ड की, एनसीईआरटी से सीधा सीधा लाइन उठा के देते हैं। और आपने टेबल भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि जो मेटल्स का रेसिस्टिविटी होता है वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 के रेंज में होता है। अब है तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका रेंज, 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। नाउ 44 क्वेश्चन पे आते हैं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ। देखिए जब ईएमएफ की बात करते हैं हम लोग तो इस तरीके से मैंने बना लिया, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरनल रेसिस्टेंस भी बना लिया और यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी बना लिया। अब जो बच्चे बोर्ड वाले होते हैं उनको ये सब डायग्राम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें पता है, हमने भी बोर्ड दिया है। आंसर बताओ बे आंसर, असली खेल तो वही है। रुको बे, थोड़ा तो समय दो। हाँ, तो जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे व्हाट इज द करंट फ्लो, तो अगर आप करंट की बात करते हो तो बड़े आसानी से बोल सकते हो कि ई अपॉन आर प्लस आर, क्योंकि टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेसिस्टेंस। बट हियर द रेसिस्टेंस इंक्लूड्स टू टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो आप अगर इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो ना, इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप इंटरनल रेसिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते जो कि 0.8 गिवन है, तो आपको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को 0 करना पड़ेगा। इस शॉर्ट सर्किट का कहानी हो गया, मतलब कि सारा का सारा एक ही पाथ से आपके पास करंट चला जाएगा। तो इस हिसाब से आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि अगर आप मिनिमा को 0 करोगे, आर को 0 करोगे तो आई मैक्सिमा हो जाएगा। ई का वैल्यू देखिए जी कितना है, ई का वैल्यू है 12 वोल्ट। ओके 12 और ये 0.8, बहुत ही सुंदर अद्भुत। 12 × 10/8 15 एम्पियर। अगर हमारा टेबल अच्छा है तो ये 15 एम्पियर आंसर आपके पास हो जाएगा। डन है बालक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या, एक सर्कुलर कॉइल है ऑफ वाइल कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स। 100 टर्न्स मतलब ये देखिए 100 टर्न्स। गिवन डाटा देख लेते हैं एक बार, गिवन डाटा क्या है आपके पास, और ये क्या बोला, रेडियस आपके पास है 0.08 मीटर या 8 सेंटीमीटर, इट इज गिवन। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास जो है कैपिटल एन मान लेते हैं इसको, ये आपके पास है 100 टर्न्स। और करंट जो आप फ्लो करा रहे हो दैट इज गोइंग टू बी 0.40 एम्पियर। बोला कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। देखिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द कॉइल पे अब बहुत सारे मैं रिलेशन नहीं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि सिंपल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम कभी किसी सेंटर पे निकालते हैं तो ये सिंपल होता है μ0I/2r। ये सिंपल है μ0I/2r, बस वैल्यू पुटिंग एंड गेटिंग द रिजल्ट 4 पाई × 10⁻⁷ इंटू, अब करंट का वैल्यू ले लीजिए। करंट का वैल्यू आपके पास क्या है 0.40,
बट यहाँ पे एक बात देखनी पड़ेगी कि एक वायर नहीं है, ये इतने नंबर ऑफ कॉइल आपने लिए हुए हैं, तो इतने कॉइल से आपको मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि एक में आपके पास ऐसा है, टोटल में आपको बताना पड़ेगा। एक के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना है, तो आपको इसमें सिंपली n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। n टोटल टर्न कितना है 100, और जो आपके पास 2r है, r का वैल्यू 0.08 बस। अब यहाँ पे देखते हैं कैलकुलेशन, मेरे हाथ में कैलकुलेटर है और एक काम करता है, मैं दिखाता हूँ कितना आंसर हो सकता है इसका। 4 इंटू 0.40 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.08, यार है 10 मेरे पास, तो हो जाएगा पाई इंटू एक बार फिर से मैं चेक कर लो। आप यहाँ पे सिंपल ऐसा कर लो, तो अभी के लिए 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 को इधर कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 40/2 इंटू 0.08। पहले इसको निपटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, और ये डिवाइडेड बाई 0.08, ये हो जाएगा 250। ये 250 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, तो ये हो जाए 1000 है, तो 10 का पावर 3, तो 10⁻⁻4। तो ये देखिए पाई इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा कैलकुलेशन था जो मैंने आपको करके दिखा दिया है, पाई इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं 46 में क्या बोला है, सोलेनॉइड। जैसा कि सबको पता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में आपने क्या देखा हुआ है कि लेंथ आपका कितना दिया है बालक, लेंथ जो आपके पास है 0.5 मीटर का दिया गया है, और उसका रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस आप मान लीजिए दैट इज गोइंग टू बी 1 सेंटीमीटर मेड अप ऑफ। अब देखिए एन का जो वैल्यू दिया गया है इस केस में 1000 टर्न, और आपने पढ़ा है कि स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन एल, और एल कितना है देखिए 0.5, तो इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा 2000। मतलब कि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सर क्यों निकाला, क्योंकि आपको पता है कि सोलेनॉइड के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आप निकालते हो एक्सिस पे, वो होता है म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन आई। म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और स्मॉल एन कितना है 2000। यहाँ पे डायरेक्टली एन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, होपफुली आपको पता होगा ये। और आई जो आपके पास है करंट, वो देख लीजिए करंट का वैल्यू कितना दिया, अरे कहाँ चले गए 5 एम्पियर, ये आपके पास यहाँ पे 5 एम्पियर है बस। यहाँ पे 2000 में 10,000 इंटू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4, तो यहाँ 4 पाई इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो 4 पाई इंटू 10⁻³ है क्या, ये सब बास 4 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला, और देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सही है बच्चा पार्टी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला गया है कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन गैल्वेनोमीटर इट्स करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी आपको पहले से पता है, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला डायरेक्टली आपने बहुत बार रटा होगा, और दैट इज गोइंग टू बी सिंपली NAB/K। लेकिन अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करते थे, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे लिख सकते हो, NAB/R/K। वाह बहुत बढ़िया। अब आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे गैल्वेनोमीटर में, तो जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जैसे ही हमने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो पहला तो बहुत आसान है, करंट सेंसिटिविटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज। बट अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे फिर से एन बढ़ेगा, लेकिन एन बढ़ने से थोड़ा प्रॉब्लम है। एन जैसे बढ़ेगा ना, तो वायर पे वायर, वायर पे वायर, वायर पे वायर, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, लेंथ बढ़ेंगे, वैसे वैसे रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो जिस प्रोपोर्शन में आपने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना है, उसी रेशियो में आपने क्या करना है, रेसिस्टेंस को बढ़ाना है। तो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन रेसिस्टेंस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट एनीवे। तो एन बढ़ने से आर भी बढ़ेगा, और n/ρ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई भी अप्रिशिएबल चेंज यहाँ पे दिखता नहीं है। ठीक है क्या, इसका मतलब है कि करंट सेंसिटिविटी इज गोइंग टू बी इंक्रीजेस, बट वोल्टेज सेंसिटिविटी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। देखिए बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल इन गैल्वेनोमीटर इट्स करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस, यस, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी कांस्टेंट। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ओके गाइस, नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द टॉर्सनल कांस्टेंट। जैसे आपको पता है कि टॉर्सनल कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कि अगर मैं कभी स्प्रिंग के बारे में बात करता हूँ तो स्प्रिंग का एफ क्या होता है, के इंटू एक्स होता है, ठीक है क्या। तो ये जो के है ना, ये स्टीफनेस कांस्टेंट है, ये आप इसको स्टीफनेस बोलिए या स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। लेकिन जब आप इसको रोटेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो फोर्स की जगह पे टॉर्क आता है। एवरीथिंग इज एनालॉगी टू ईच अदर, टॉर्क आ जाएगा। और यहाँ पे जो के है ना, इसको मान लीजिए कि के थीटा मान लीजिए। थीटा मतलब कि मैं रोटेशन वाले के टर्म में कांस्टेंट ले रहा हूँ, और यहाँ पे थीटा मतलब जो आप एंगल को रोटेट करोगे। तो यहाँ पे सिंपल बोला है कि जो के थीटा है, मतलब थीटा जो है ना, नीचे में ना सिनोनिम्स एंटीनोम्स आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। टॉर्क अपॉन थीटा, मतलब टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर, और थीटा क्या होता है, रेडियन। रे बाबा, रेडियन। इसका मतलब ये है कि आप इसका जो के का वैल्यू जो बोला है टॉर्सनल कांस्टेंट, ये जो आपने बोला है के थीटा, यही आपके पास टॉर्सनल कांस्टेंट हो जाएगा। और आपने बहुत बार देखा होगा जब आप एसएसएम वगैरह पढ़ते हो, तो अगर आपके पास कोई टॉर्सनल स्प्रिंग है जिसको आपने पूरा मोड़ के घुमाया है और उसका टाइम पीरियड निकालना होता है, तो वी आर डूइंग इन द सिमिलर मैनर, ठीक है। तो के थीटा इक्वल टू टाउ बाई थीटा न्यूटन मीटर अपॉन रेडियन। चेक करते हैं कौन हो भाई, कहाँ चले गए। ओके, कोई भी ऑप्शन नहीं है, नहीं। न्यूटन मीटर को जूल बोला इन लोगों ने, तो जूल बोल देते हैं जूल पर रेडियन। तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, जूल पर रेडियन। ओके, ये वाला आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, होपफुली कि आपके सारे क्वेश्चन सही हैं और आपके मन के अंदर से ना बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि चलो यही आंसर है, ठीक है ना। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। हम सिर्फ आपको दुआएं दे सकते हैं, बाकी तो जो आपने कल किया होगा वो किया ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप देखेंगे 49 क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्ट बार मैग्नेट। अगर आपके पास एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, और मुझे तो पता है कि ये सब याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बच्चे पढ़े हैं यहाँ पे बेहतर तरीके से आपको सब बताया गया है कि ये सब कहानी कैसे चली जाती है। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल याद करोगे, मैग्नेटिक डाइपोल याद हो जाएगा आपके पास। तो अगर आप एक्सियल के बारे में बात करते थे कभी भी किसी डाइपोल के एक्सियल मोमेंट पे, तो मैं तो बोलता ही नहीं था कि कभी भी आप ना मैग्नेटिक डाइपोल के कारण याद करो, इलेक्ट्रिक के कारण याद करो। तो आप इलेक्ट्रिक के कारण क्या याद करते हैं, 2kp/r³। लेकिन के जगह पे क्या डाल देते हैं, μ0/4π, है ना। और यहाँ पे जो आपके पास क्या बोलते हैं, पी, जो पी है आपके पास वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे मैं उसको सिंपल एम बोल देता था, बोलिए हाँ है ना। और यहाँ पे RQ हो जाएगा। अगर आप बी इक्वेटोरियल पॉइंट पे बात करेंगे, इक्वेटोरियल का मतलब आपको समझता है ना कि बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर आपको निकालना होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डाइपोल के केस में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में kp/r³ होता है, और डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है ना, वो फील्ड के डायरेक्शन से उल्टा होता था। तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते थे कि यहाँ पे -kp/r³ हो जाता था। पर चलो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या बोल देंगे, के की जगह पे हम μ0/4π डाल देते हैं, और पी की जगह पे, और RQ की जगह पे RQ। दोनों का अगर आप रेशियो ले लोगे ना, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल, तो ये क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। देखिए तो बड़े आसानी से मैं एक बार चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल सही है, एक्सेल ऊपर है ना, तो 2:1। तो दिस इज द राइट आंसर। एंड द 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, आखिरी सवाल, आखिरी पड़ाव। 50 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए चार्ज पार्टिकल। लॉरेंज फोर्स का नाम आपने सुना ही होगा, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं ये लोग। लॉरेंज फोर्स के बारे में क्या है कि जब एक चार्ज मूव करता है तो उस पर टोटल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा। दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द लॉरेंज फोर्स, एंड द वैल्यू इज सिंपली Q इंटू ई वेक्टर प्लस B क्रॉस B। आपको पता चल ही गया होगा कि हाँ ये जो है आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स वाला है, और ये जो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स वाला है। चेक कर लेते हैं, F इक्वल टू Q ई वेक्टर प्लस V क्रॉस B। तो ये देखिए यहाँ पे बड़े आसानी से आपने, ये पहला ऑप्शन है, चेक कर लीजिए कोई और तो नहीं है, ये गलत है क्योंकि ये वाला है, क्रॉस इधर वाला है ना, ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। देखिए बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, QE प्लस V क्रॉस B, ठीक है क्या। ये वाला मैं मिटा देता हूं, कहाँ हो इरेजर, ये देखिए ये मैंने मिटा दिया आपके खुशी के लिए। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपका बी ऑप्शन हो गया। तो इस तरीके से आपने सारे सवाल के डिस्कशन देख लिए हैं, और एकदम एररलेस सॉल्यूशन से आप इस पे पूरा रिलाई कर सकते हो, और होपफुली कि आपने बहुत ही अच्छा किया होगा, और आपके 50 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स, और आगे के भी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। पेन इंस्टीट्यूट में आते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बाय गाइज, थैंक यू।